मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं भाग्य। यूपी विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे आज। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। 27 सीटों पर आएंगे परिणाम। देवघर के 2500 फीट की ऊंचाई पर झूलती 13 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी। अब तक 32 लोगों को निकाला गया सुरक्षित, 3 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बोचहा सीट यानी बोचहा विधानसभा उपचुनाव का मतदान है, वोटिंग जारी है। कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और ऐसे में बोचहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख वोटर्स वोट करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। पैरामिलिट्री की कई कंपनियां और जिला पुलिस जवान तैनात है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तो आरजेडी बीजेपी में कांटे की टक्कर। 16 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। 16 अप्रैल को मतगणना है, परिणाम है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और हमारे साथ रुपेश मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। फिलहाल क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की, रुपेश? बिल्कुल, बोचहा में उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी मुकम्मल है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने को है। वहीं बोचहा में लगभग 285 ऐसे बूथ है जहां मतदान हो रहा है। हालांकि 350 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 285 मतदान केंद्र है जहां पे मतदान हो रहा है। और कहीं न कहीं मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रुपेश, फिलहाल अगर हम बात करें तो वहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि कई ऐसे बूथ है जहां पे मिलिट्री की तैनाती की गई है, साथ ही जिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और कई आला अधिकारी कई बूथों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो रुपेश फिलहाल आप वहां पे जायजा लेते रहिए, अपडेट लेते रहिए। और बोचहा विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और फिलहाल 8 बज चुके हैं। और ऐसे में जो मतदान है वो लगातार जारी है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जुड़े हुए हैं। रुपेश, यदि हम बात करें तो आज कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वीआईपी, आरजेडी, बीजेपी, लेकिन सीधी टक्कर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टक्कर ज्यादा आरजेडी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बोचहा ऐसा विधानसभा है मुजफ्फरपुर में जहां जातीय समीकरण के आधार पर ही तय हो सकता है। कि बता दें कि बोचहा में सानी, यादव, भूमियार, मुस्लिम, पासवान, ये जो जातियां हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चुनाव में। ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रुपेश। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है और ऐसे में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी भाग्य को, अपनी किस्मत को आजमाने उतरे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, तो चुनाव में सीधी टक्कर भी दोनों दलों के बीच ही मानी जा रही है। लेकिन अगर बात करें एनडीए से अलग हो चुके विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की, तो इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने में जुटी हुई है वीआईपी। वीआईपी से रमईराम की बेटी डॉक्टर गीता को मुकेश सहनी ने उतारा है। बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो बोचहा विधानसभा सीट से विधायक रहे मुसाफिर पासवान यानी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के निधन के बाद
आरजेडी ने टिकट दिया है अमर पासवान यानी उनके बेटे को। अब देखना यह होगा कि आखिर किस पर जनता भरोसा जताती है। बेबी कुमारी 2015 से 2020 तक निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय विधायक के रूप में काम कर चुकी हैं। वहां से वो निर्दलीय चुनाव जीती थी, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अगर हम बात करें मुसाफिर पासवान की, तो 2020 के जो चुनाव हुए थे उस वक्त मुसाफिर पासवान ने बेबी कुमारी को 11,000 मतों से हराया था। और इससे पहले यानी 1980 से 2015 तक विधायक रह चुके हैं रमई राम। रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को मौका दिया है वीआईपी ने, और रमई राम को बेबी कुमारी ने करीब 24,000 मतों से हराया था। इस सीट की बात कर ले तो बोचहा सीट में जो निर्णायक भूमिका है, जो अहम मतदाता है, वो माने जाते हैं पासवान, मुस्लिम, यादव और भूमियार। और ऐसे में फिलहाल यहाँ का जो रन है, यहाँ का जो संग्राम है, वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव जो अलग अलग रणनीतियां फिलहाल कई चुनावों को लेकर बनाते नजर आ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव की नई रणनीति इस बार काम आती है। तेजस्वी यादव ने ऐन वक्त पर यानी एकदम अंतिम समय में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अमर पासवान को अपने खेमे यानी राजद में ले लिया था। इससे पहले तेजस्वी यादव डॉक्टर गीता को प्रत्याशी बनाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर रणनीति बदली गई थी। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध भी फोन लाइन पे जुड़े हैं। निषेध, अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव का मतदान अब जारी है, और ऐसे में प्रतिष्ठाओं की बात कर ले तो कई दलों की प्रतिष्ठा, कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कई पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और इससे पहले की जो तस्वीर है वो भी हमने देखी है। किस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बेबी कुमारी के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कैंप किया हुआ था, लगातार बोचहा में डेरा डाले हुए थे, और लगातार जो अपने उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांग रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार तेजस्वी वहां पर जा रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और वोट मांगने की अपील कर रहे थे। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज और आज जो है सभी की जो किस्मत है वो लॉक हो जाएगी, ये सभी के फैसला लॉक हो जाएगा। आज जनता मतदान कर रही है, और निश्चित तौर पे एक पार्टी के लिए अपनी इज्जत बचाने का भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई बड़े दिग्गज नेताओं को उतार दिया, कई मंत्री, कई विधायक बीजेपी ने उतार दिए चुनावी मैदान बेबी कुमारी के लिए, और नेता प्रतिपक्ष लगातार चुनावी सभा की, उन्होंने भी वोट मांगा अपने प्रत्याशी अमर पासवान के लिए। अगर वही रमई राम की बेटी की बात करें तो उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में लगातार उनके लिए वोट मांग रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, जनता मतदान किसके फेवर में करती है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है और सुबह से ही लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से अगर पहले की बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पे गए थे और लगातार चुनावी सभा कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। कई बीजेपी के नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा था। निषेध, बिल्कुल, जब गए थे वो लोगों के पास वोट मांगने के लिए, तो उस समय थोड़ा आक्रोश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि बेबी कुमारी को इससे पहले मौका दिया गया था, एक बार निर्दलीय तो उनको विधायक का बनाया गया, लेकिन उस समय उन्होंने जनता के मन मुताबिक काम नहीं किया, जनता के उम्मीदों पर वो खड़ी नहीं उतर पाई थी, इससे थोड़ा आक्रोश था। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर कैंप किए हुए थे, लगातार एक कोशिश थी अपने कैंडिडेट को जिताने की, और हर पार्टी की एक कोशिश रहती है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी तेजस्वी लगातार जा रहे थे, उनके भी कई विधायक वहां पे गए और उनकी भी कोशिश, उनकी जो कैंडिडेट है वो जीते। रमई राम की बेटी है, उनकी भी कोशिश थी कि उनके कैंडिडेट जीते। तो तमाम पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो कोशिश रहती है कि उनके कैंडिडेट जीते,
लेकिन जनता मालिक होती है, जनता भाग्य का फैसला करती है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज मतदान हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव और आयोग की आज क्या तैयारियां हैं निशेद? अगर बात करें तैयारियों की तो उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग कितना तैयार है? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये मतदान हो रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और चुनाव आयोग की भी एक एक नजर तमाम गतिविधियों पर है, लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। आप जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी उन्होंने भी बीते दिनों बयान दिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा और उनकी भी नजर बूथ पर होगी, जहाँ पे मतदान हो रहा है वहाँ पे उनकी भी नजर होगी, फोर्स की भी तैनाती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी तरीके की भी कोई दिक्कत ना हो मतदान के समय पे, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो उस समय कुछ दिक्कतें उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पहले से ही अलर्ट मोड पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक महकमा है और किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसे तुरंत सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश है। बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो उसे पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश है। निषेध, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम ये बता रहे हैं कि मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों की तस्वीर। पहले मतदान फिर जलपानी। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। और ऐसे में लोगों की जो भीड़ नजर आ रही है सुबह, वो यही बता रही है कि लोग पहले मतदान कर रहे हैं फिर जलपान कर रहे हैं। बोचाहा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र आता है और ऐसे में जनता इस बार वैसे प्रत्याशी को, वैसे उम्मीदवार को मौका देना चाहती है जो उस क्षेत्र का विकास करे, उस क्षेत्र पर रहम करे। चलिए एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के संवाददाता का रुख करते हैं। रुपेश, फिलहाल क्या स्थिति है और अभी किस मतदान केंद्र में हैं आप? अभी बोचाहा के सार्वजनिक मतदान केंद्र में, जहाँ आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये त्रिकोणीय लड़ाई आप दिख रही है, जहाँ एक तरफ वीआईपी है, दूसरी ओर भाजपा, वहीं आरजेडी भी है। तो आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ भाजपा ने अपने कई दिग्गज मंत्रियों, विधायकों को क्षेत्र में उतार चुके थे, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री भी जनसभा कर चुके थे भाजपा उम्मीदवार को लेकर। वहीं आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के कई दिग्गज नेता विधायक वो भी आ चुके थे। लेकिन वीआईपी के बारे में आपको बता दें तो कहीं न कहीं वीआईपी की प्रतीक्षा के लिए सीट बनी हुई है बोचाहा, क्योंकि खुद मुकेश सहनी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। बिल्कुल, मुकेश सहनी के लिए ये कहीं ना कहीं नाक का सवाल है, क्योंकि उनकी सीट भी है और उन्हीं के सीट से मुजफ्फर पासवान विधायक थे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं रुपेश, बीजेपी के प्रत्याशियों की, बीजेपी की जो प्रत्याशी है बेबी कुमारी, उनका आक्रोश देखने को मिला था। यानी जनता जो है उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। 2015 में जो उन्होंने विकास कार्य किए थे 2020 तक, उनसे कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित है। बिल्कुल, क्योंकि वो विधायिका, बोचाहा की विधायिका रह चुकी थी। ऐसे में जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ वहाँ कहीं न कहीं आक्रोश का सामना करना पड़ा और यही एक भाजपा के लिए कहीं न कहीं ये डाउन साइड आ रहा है कि जो विधायिका रह चुकी हैं उनके रहते हुए अगर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो इससे कहीं न कहीं आरजेडी को प्लस पॉइंट मिल रहा है। आरजेडी को प्लस पॉइंट मिल रहा है। और ऐसे में अगर बात करें रमई राम की, डॉक्टर गीता की, रमई राम भी 1980 से 2015 तक विधायक रह चुके हैं वहां। रुपेश, रमई राम के कार्यशैलियों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? रमई राम भी बोचाहा से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में जनता के पास भी कई तरह के सवाल है कि हाँ, आपके पिताजी विधायक रह चुके, उन्होंने क्या विकास किया। तो इससे भी कहीं न कहीं जो वीआईपी की उम्मीदवार है डॉक्टर गीता कुमारी, उनके पक्ष में भी लोगों के प्रति आक्रोश, मतलब जो आम जनता है, जो मतदाता है, उनमें कहीं न कहीं कुछ आक्रोशित दिख रहे हैं कि हाँ ऐसा आप करिए, क्योंकि आपके पिताजी बोचाहा से विधायक रह चुके हैं। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो जो दिवंग मुसाफिर पासवान है, जिनकी निधन के बाद ये सीट खाली हो गया था बोचाहा का, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो अमर पासवान है, उनके पुत्र जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको कहीं न कहीं सिंपैथी वोट भी मिलने की उम्मीद है। और साथ ही वो युवा है,
और जिस तरह से लोगों उनके प्रति जो लोगों में उत्साह है, उसके साथ आरजेडी अभी वीआईपी और भाजपा से सवारी दिख रही है। हालांकि अब तो आज ही निर्णय होना है कि जनता किसे चुनती है। बिल्कुल आज ही निर्णय होना है, क्योंकि जनता आज अपना फैसला कर देगी कि आखिर किसे वो जीत का ताज पहना रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर नाक का सवाल है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। परिणाम 16 अप्रैल को आने वाले हैं और फिलहाल मतदान हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो उत्साहित होकर मत कर रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। रुपेश, अगर भीड़ की बात करें तो महिला और पुरुष में फिलहाल किसकी संख्या अधिक दिख रही है मतदान केंद्रों में? इस साल तो पुरुषों की संख्या ज्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे महिलाएं भी अब पहुंच रही हैं। बिल्कुल रुपेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आप फिलहाल बने रहिए और फिलहाल तमाम स्थितियों पर नजर रखिए। रुपेश आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मतदान जारी है। और अब सीधा चलते हैं यूपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और ऐसे आपको बता दें कि इन सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर होगी। सुरक्षा के लिहाज से निर्वाचन आयोग और पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि इसके लिए सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की 35 निकाय सीटों पर 36 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया 4 फरवरी को ही शुरू हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था। 25 मार्च तक इसके लिए नामांकन दाखिल किए गए थे। तो आपको बता दें कि 27 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था और ऐसे में अगर हम बात करें 80 सीटों पे कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होने वाली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जितने भी दिग्गज हैं, क्या आज उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बची रहती है या जनता ने जो फैसला किया है वो फिलहाल आज आने वाला है। चलिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मतगणना स्थल की क्या स्थिति है? मतों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी आपको बता दें, बरेली रामपुर सीट पे एमएलसी का चुनाव है। संजय कमेटी हॉल में मतगणना स्थल बनाया गया। मतगणना स्थल में 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा, जिसमें भाजपा से महाराज सिंह है, वहीं सपा से मस्तूर अहमद है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी इनका नाम अच्छा अंसारी है। फिलहाल सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और देखने वाली बात ये होगी किसके हिस्से में आती है जीत, किसके हिस्से में आती है हार। संभावित ये लगता है कि 12 बजे तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे। वहीं बरेली की बात करें तो 60 टेबल बनाई गई है मतगणना स्थल पर, जिसमें करीब 4880 कुल वोटर थे, जिसमें से 4752 वोटरों ने वोटिंग की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4752 जो वोटर थे उन्होंने किसके पक्ष में वोट दिया था और किस आधार पर वोट दिया था। विकास के नाम पे दिया था, ये धर्म के नाम पे दिया था, किस चीज पे वोट दिया था। बिल्कुल, कितने दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है अभिषेक? जी अगर बात करें प्रतिष्ठा की तो कितने दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है? जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे एमएलसी चुनाव हुआ, जिसमें 9 बीजेपी के निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब 27 सीटों पे मतगणना चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब 27 सीटों में संभावित लग रहा है कि 20 सीटें बीजेपी के खाते में आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखना ये होगा कि फिलहाल जो फैसला है वो क्या कुछ लिया है जनता ने। फिलहाल मतों की जो काउंटिंग है, मतों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। और अब देखना ये होगा कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतगणना हो रही है, फैसला किसके हित में आता है। अभिषेक, फिलहाल अगर स्थितियों की बात करें तो मतगणना केंद्र की क्या स्थिति है? जी आपका सवाल दोबारा करेंगे आप? आवाज। मतगणना केंद्र की क्या स्थिति है वहां अभिषेक? मतगणना के केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा 4 चौहन व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। सुबह से ही सारी व्यवस्थाएं सब मुस्तैदी के साथ सब मौजूद है और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतगणना हो रही है और किसी प्रकार की ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी वहां पर लगातार
तैनात है। विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे आ जाने वाले हैं। अभिषेक, आप इस पर नजर बनाए रखें और पल पल की अपडेट आप लेते रहें, हम आपसे जानकारी लेंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है और ऐसे में यूपी विधान परिषद के 27 सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन ऐसे में भी लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो यूपी एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को हुए थे और ऐसे में 27 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग है, यानी आज है परिणाम की तिथि। चलिए खबर पर अधिक बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए सीधा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से सहयोगी रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात करें काउंटिंग की तो काउंटिंग जारी है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? देखिए, आपको बता दें कि जिस घड़ी इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। हालांकि 27 सीटों पर जो परिणाम आना था वो आज आने वाला है और कुछ ही क्षण बाकी है, जो कि शिक्षा व्यवस्था चौकसामन कर दी गई है। हालांकि सभी का जो प्रत्याशी है वो अपना प्रत्याशी जो है चुनाव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी हालांकि काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चालू नहीं हुई है। अभी सभी अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 11 बजे परिणाम आ जाएगा कि कौन विजय है, कौन पराजय है। इसको लेकर अभी जो है डीएम अभिषेक प्रकाश वहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और यहाँ सभी शासन और प्रशासन की अगर बात करें तो सभी विभाग तो लगा दिया गया है। अभी के अंदर किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। 9 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि कितना पर्सन कितना कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन सत्ता पक्ष से जीतेगा, कौन विपक्ष से जीतेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि। तो कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार जो मतगणना है वो की जा रही है, मतगणना हो रही है और ऐसे में विधान परिषद के 27 सीटों पर जो काउंटिंग है वो जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब सीधा रुख करते हैं बिहार का। बिहार की खबर है जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पटना के 3 थानेदारों को लाइन हाजिर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दानापुर, एसकेपुरी और गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन डायरी और क्राइम कंट्रोल में फिसड्डी रहने का इन तीनों पर आरोप है। पटना आईजी राकेश त्रिपाठी ने निर्देश जारी किया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि 3 थानेदारों को लाइन हाजिर किया गया है। खबरों पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, 3 थानेदारों को लाइन हाजिर किया गया है, क्या वजह है? जी शर्मिला, राजधानी पटना के 3 थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के गर्दनीबाग, एसकेपुरी और दानापुर थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। जोनल आईजी राकेश त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कामों में लापरवाही पाया, क्राइम कंट्रोल में फिसड्डी पाया और जो स्टेशन डायरी है उसको जो है जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, इन तमाम चीजों में लापरवाही पाने के क्रम में तीनों थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल शर्मिला। और आपको बता दें कि बीते दिन जो जब डीजीपी बिहार के जो निकले थे औचक निरीक्षण पे, तो उस समय पटना के गांधी मैदान थानेदार को सस्पेंड किया गया था और बीते दिन फतुहा थानेदार को सस्पेंड किया गया है। लगातार जो है लापरवाही बरतते हुए देखा जा रहा है, तो थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि डीजीपी ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि जो भी लापरवाही बरतेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद से जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो जोनल आईजी है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने आदेश दिया है नए थानेदार को लाने के लिए। पटना एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों को आदेश कर दिया गया है। यहाँ तीनों थाने में नए थानेदार को लाया गया। बिल्कुल सब मिला। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। तो आपको बता दें कि लापरवाही के आरोप में और कार्य में कुशलता नहीं होने के कारण 3 थानेदारों को निलंबित किया गया है।
और झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से लगातार लोगों को वहां से निकालने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना बड़ा हादसा, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। जिन ट्रॉलियों पर यह हादसा हुआ है, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं। आपको बता दें कि अब तक 32 लोगों को बचा लिया गया है, वहीं 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 13 लोग अब तक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, साथ ही पूरे मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि त्रिकुट पहाड़ पर हुई घटना और इसमें हुई मौतों पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। तो बता दें आपको कि त्रिकुट रोपवे पर जो हादसा हुआ, अब भी 13 लोग वहां फंसे हुए हैं और बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ये कई जिंदगियां यहां पर फिलहाल आपको बता दें कि खत्म हो गई। 3 लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। ऐसे में कई लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटी तो घटी कैसे। रामनवमी के दिन यानी रविवार को यह हादसा हुआ था। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। बिहार की बातें